हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ, सो अब हम यूनिट 8 कर रहे हैं। ऑलरेडी 7 यूनिट हम कर चुके हैं। मैनेजमेंट कोड नंबर 17 का सारा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। पेपर 2 की 7 यूनिट हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट वाइज, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिट 8 का, दैट इज़ डिस्पर्जन। सो हमारी यूनिट 8 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद हम यूनिट 9 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डिस्पर्जन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि डिस्पर्जन किस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, जिसके अंदर रेंज आता है, मेन डेविएशन आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, वेरिएंस एंड क्वार्टाइल डेविएशन। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डिस्पर्जन? सो डिस्पर्जन जो है वो कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है? स्टैटिस्टिक्स का है। सो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डिस्पर्जन आया कहाँ से है। तो डिस्पर्जन किस चीज़ की टर्म है? स्टैटिस्टिक्स की एक टर्म है। डिस्पर्जन हमें क्या बताता है? इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख ली है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है तो डिस्पर्जन आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप सेंट्रल टेंडेंसी की वीडियो देख लो, बिकॉज उससे आपके लिए ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो डिस्पर्जन हमें क्या बताता है? अगर हम बेसिक मीनिंग देखें इस वर्ड का कि डिस्पर्जन होता क्या है, तो अगर हम हिंदी में बोले तो डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलाव। सो डिस्पर्जन डिफाइंस द वेरिएशन टू द सेंट्रल लोकेशन और एवरेज, यानी कि जो भी डाटा आपको गिवन है। हमने बोला कि स्टैटिस्टिक्स, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स वाली वीडियो देखी है तो हमने क्या डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिक्स में हम करते क्या है, हमारा बेसिक काम क्या होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर? डाटा को कलेक्ट करना, उसे क्या करना? एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना एंड प्रेजेंट करना। सो इसका मतलब क्या है? किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन पाने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को, डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और उसे इंटरप्रेट करके ही एक सॉल्यूशन निकालते हैं। ये हम स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग करते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स में ये सब करने के लिए हम वेरियस टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करते हैं, मीन का यूज़ करते हैं, मोड का यूज़ करते हैं। तो डिस्पर्जन भी है वो उसी से रिलेट करता है। तो ये हमें क्या बताता है कि जो हमारा सारा डाटा है जो आपने कलेक्ट किया है, उसका जो मेन पॉइंट हम निकाल रहे थे कि जो उसका मिड पॉइंट हमने निकाला था, सेंट्रल पॉइंट जो निकाला था, सेंट्रल पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं? मीन से निकाल सकते हैं, मोड से निकाल सकते हैं एंड मीडियन से निकाल सकते हैं। ये तीनों हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कि मीन को कैसे कंप्यूट किया जाता है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में, मोड को भी तीनों सीरीज में एंड मीडियन को भी तीनों सीरीज में हम शॉर्टकट मेथड से भी देख चुके हैं कि कैसे निकाले जाता है। तो मीन, मोड, मीडियन हमें क्या डिटरमाइन करते हैं कि सेंट्रल पॉइंट क्या है हमारे डाटा का। हमारे डाटा के बीच के पॉइंट को जो हमें डिफाइन करता है वो हमारी क्या होती है? सेंट्रल लोकेशन। और हमारा डाटा सेंट्रल लोकेशन से कितना वेराई कर रहा है, कितनी दूर है, उस चीज़ को क्या बताता है? डिस्पर्जन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया था क्या कि हम देख रहे हैं कि भाई 5 स्टूडेंट के इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं। सो 10 जो हमारा टोटल है कि 10 में से कितने नंबर आए हैं, तो हमने देखा था कि एक के 5 आए हैं, दूसरे के 5 आए हैं, इसके 10 आए हैं, इसके 8 आए हैं और इसके मान लो 2 आए हैं। तो ये हमारा क्या है? टोटल डाटा है। अब इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं अपना? इसके थ्रू हम मीन निकालेंगे, सेंट्रल पॉइंट निकालेंगे। तो अगर हम इनका टोटल करते हैं तो टोटल कितना है हमारा? 30। स्टूडेंट हमारे कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि जितने बच्चों को हमने देखा है। अब हमने क्या देखा है कि एक स्टूडेंट के 5 हैं, एक स्टूडेंट के 5 हैं, एक के 10 हैं, एक के 8 हैं और एक के 2 हैं। तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 5। तो टोटल जो हमारा सम निकला है उसको नंबर से डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं? मीन निकाल सकते हैं। तो मीन हमारा कितना आ गया? जब हम 5 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो 6 हमारा क्या आ गया? मीन की एवरेज जो अमाउंट है कि एवरेज जो बच्चे ले रहे हैं, मार्क्स गेन कर रहे हैं, वो कितने हैं? 6 है। हमने क्या देखा था? 10 10 5 5 8 2 एंड 10, ये हमने मार्क्स लिए थे 5 स्टूडेंट के। अब ये फॉर एग्जांपल ये वो सारा डाटा है, इसमें हमारी एवरेज कितनी निकली थी? 6। तो अब 6 से बाकी डिजिट कितनी दूर है, उस चीज़ के एनालिसिस को ही हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन बोलते हैं। कि हमने क्या लिया था? स्टूडेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट है। फिर हमने उनके मार्क्स लिखे थे कि फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसके 10 मार्क्स आए हैं, देन 5 5 2 एंड 8, ये उनके मार्क्स हैं।
जब हमने सेंट्रल लोकेशन निकाली, बिकॉज अगर आप डिस्पर्जन निकालना चाहते हो तो एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, वो क्या है, सेंट्रल लोकेशन। सबसे पहले आपको सेंट्रल लोकेशन ही निकालनी पड़ेगी। तो सेंट्रल लोकेशन का मतलब क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी को निकालना, जो आप मीन, मीडियन या मोड किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। तो हमने मीन के तरीके से निकाली। कि हमने मीन निकालने के लिए क्या किया, मीन को हम एक्स बार भी लिखते हैं, तो उसे निकालने के लिए क्या किया कि जो टोटल है उसको एन से डिवाइड कर दिया। तो टोटल हमारा कितना था 30, एन हमारे कितने थे 5, उससे डिवाइड किया तो कितना आ गया 6। तो 6 हमारे क्या है, सेंट्रल लोकेशन। तो सेंट्रल लोकेशन से बाकी डिजिट कितनी दूर है उस चीज़ को डिटरमाइन करता है डिस्पर्जन। जैसे 6 है तो 10 में से 6 गए, ये 4 डिजिट दूर है। 5 में से 6 गए तो ये -1, इनमें साइन को इग्नोर कर दो, ये 1 डिजिट दूर है। देन इधर भी 1, देन 2 में से 6 गए, ये 4 डिजिट, एंड 8 में से 6 गए 2। ये इनका हमने क्या निकाल लिया कि सेंट्रल लोकेशन से ये कितना दूर है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। Dispersion is the spread of data in the distribution, that is the definition of what extent to which the data is likely to vary from the average। कि जो हमने एवरेज निकाली है, सेंट्रल पॉइंट निकाला है, उससे हमारा बाकी डाटा कितना दूर है, कितना फैला हुआ है, उस चीज़ की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। जैसे मैंने यहाँ ग्राफिकली दिखा रखा है कि ये हमारा क्या है, टोटल जो है वो डाटा है, ये हमने सेंट्रल पॉइंट निकाल लिया, ये बाकी डाटा है। तो ये जो बाकी डाटा है ये हमसे कितना दूर है, हर एक की स्टडी करना, हर एक के लिए देखना कि सारे डाटा टोटल हमारे लिए कितने दूरी पे हैं, वही हमारा क्या होता है, डिस्पर्जन। अब जब भी हम डिस्पर्जन निकालते हैं तो उसके 5 मेजर्स होते हैं। 1 बाय 1 हम सारे डिस्कस करेंगे कि इनके क्या फॉर्मूले होते हैं और इनके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। पांचों मेजर्स का नाम आपको पता होना चाहिए, बिकॉज कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा डिस्पर्जन का मेथड नहीं है या फिर कौन सा डिस्पर्जन का मेथड है। तो 5 मेथड कौन से हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। वाई डू वी स्टडी डिस्पर्जन। अब देखो, हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, इसका मतलब हमने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया और एक सॉल्यूशन निकाल लिया। हम जब उसके थ्रू निकाल सकते हैं, हमने मीन, मोड, मीडियन निकाल लिए कि एक डाटा का हमने सेंट्रल पॉइंट निकाल लिया, तो सेंट्रल पॉइंट से बाकी डाटा कितना दूर है ये निकालने की हमें क्या ज़रूरत है। हम क्यों डिस्पर्जन की स्टडी करते हैं, हम डाटा की वेरिएशन की स्टडी क्यों करते हैं कि हमारा डाटा बाकी चीज़ों से कितना दूर है। तो उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं। फर्स्ट, टू अंडरस्टैंड द डाटा, कि हम समझ सकें डाटा है किस तरीके का। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी देखा कि हमने एवरेज मार्क्स देख लिए कि हमारे एवरेज मार्क्स तो हैं 6, बट इसके बेस पे आप ये तो डिटरमाइन नहीं कर सकते ना कि सारे स्टूडेंट्स या तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं या सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ते। नहीं, आप ऐसे सबके रिगार्डिंग स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, उस डाटा को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और अंडरस्टैंड आप कैसे करोगे कि जो 5 के 5 स्टूडेंट थे उनका वेरिएशन देखोगे कि उनका कितना वेरिएशन है। एक स्टूडेंट के 10 मार्क्स भी थे, इसका मतलब उसके तो फुल मार्क्स आए हुए हैं, उसे हम 6 के बेस पे तो जज नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे 6 को माइनस करके उसका डिस्पर्जन देखेंगे कि वो हमारी जो सेंट्रल पोजीशन है उससे कितना दूर है। इसलिए डाटा की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें क्या करना होता है, डिस्पर्जन की स्टडी करनी पड़ती है। सेकंड क्या है, टू कंपेयर 2 और मोर सीरीज विद रिगार्ड टू देयर वेरिएबिलिटी। अब किसी भी, फॉर एग्जांपल, ये 5 स्टूडेंट्स का है इंग्लिश का डाटा जिसमें एवरेज मार्क्स कितने आए 6। ये 5 स्टूडेंट्स का है हिंदी का डाटा, हिंदी में भी एवरेज मार्क्स हमारे 6 आ रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि दोनों में अगर एवरेज मार्क्स 6 हैं तो दोनों में स्टूडेंट सेम लेवल पे पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें तो हमने देखा था कि एक स्टूडेंट के 10 थे, एक के 8 थे, एक के 5 और 2। मान लो इसमें ऐसा हो कि 2 स्टूडेंट के तो 10 है बट बाकी स्टूडेंट के इतने अच्छे मार्क्स नहीं है, तो फिर हम क्या, हमारा डाटा तो अलग हो सकता है ना। अब देखो यहाँ 10 मान लो, हम इसमें जब हमारा डाटा निकालते हैं तो यहाँ पे 10 30 तो यहाँ सीधा हो गए और बाकी 2 स्टूडेंट्स के 0 मार्क्स थे। तो क्या हमारा दोनों का डाटा सेम है? नहीं, सेम नहीं है, क्योंकि मार्क्स में वेरिएशन है। तो डाटा की वेरिएबिलिटी को देखने के लिए कि अगर 2 सीरीज हमारे पास गिवन है तो उनमें कितना डिफरेंस है, उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्पर्जन की स्टडी करते हैं। तो टू डिटरमाइन द नेचर एंड कोज ऑफ वेरिएशन, कि हम अपने डाटा के पीछे कोज ऑफ वेरिएशन की स्टडी कर सकें कि जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्यों है। अगर हमारा जो एवरेज मार्क्स हैं वो 6 है तो बाकी जो हमने देखा ना कि कोई 4 डिजिट से दूर है, कोई 2 डिजिट से दूर है, कोई 1 से दूर है, कोई 10 से दूर है, तो ये जो वेरिएशन है, ये चेंजेस हैं, ये क्यों है। जैसे हमने क्या लिए थे, हम मार्क्स ले रहे हैं 10 5 5 8 एंड 2। अब हमने क्या किया, एवरेज हमारा कितना है 6 6 6 6 6। अब हम निकालते हैं इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना हुआ 4 1 1 2 एंड 4।
तो ये जो डिफरेंस है ये क्यों है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमें डिस्पर्जन की स्टडी करनी पड़ती है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जिस भी स्टूडेंट का ये जो डिस्पर्जन आया हुआ है, यानी कि जो एवरेज मार्क्स है, सेंट्रल पॉइंट है, उससे डिस्पर्जन क्यों है, उससे वेरिएशन क्यों है। या तो इन्होंने ज़्यादा पढ़ा है, इन्होंने अच्छा पढ़ा है, इनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बेटर थी, या फिर इन्होंने जो लिखा है वो उतना बेसिक नहीं लिखा, उतना अच्छा नहीं लिखा। तो हमें अगर वेरिएशन का रीज़न फाइंड आउट करना है कि इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कोज है, उसके लिए भी डिस्पर्जन की स्टडी करनी पड़ती है। एंड टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, एवरेज की रिलायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए हाउ फार एन एवरेज इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मास, कि क्या जो हमारी एवरेज है वो एक्चुअल में सही रिप्रेजेंट कर रही है। बिकॉज अभी हमने देखा कि एवरेज क्या होती है, जो हमारी पूरी उसको रिप्रेजेंट करेगी। हम किसी डाटा की एवरेज या सेंट्रल पॉइंट क्यों निकालते हैं, ताकि हम उसको पूरे को उसके साथ रिप्रेजेंट कर सकें। कि हम अपनी अगर पूरी एवरेज मार्क्स हमारे 6 हैं तो हम इस 6 से अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे कि इस क्लास के 6 मार्क्स जो हैं वो एवरेज इतने मार्क्स तो ये गेन कर ही लेते हैं। तो इसकी अगर हम स्टडी करते हैं उसके बेस पर हमें ये पता चल जाता है कि क्या हमारी जो एवरेज है वो वैलिड है, क्या वो एक अच्छी क्वालिटेटिव एवरेज है जो हमारी पूरी डाटा को रिप्रेजेंट कर पा रही है। जैसे अगर ऐसा होता कि एवरेज मार्क्स आ रहे हैं हमारी क्लास के 2, और ऐसे भी स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 10 मार्क्स भी लिए, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स के लगातार 0 मार्क्स थे फॉर एग्जांपल, और उसके बाद 1, 2 ऐसे थे। तो क्या इन तीनों के लिए ये सही है कि इनकी पूरी क्लास की एवरेज में इनको काउंट कर लिया जाए? अगर हमारी जो वेरिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि हर एक चीज़ की वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है हमारी एवरेज के साथ, तो इसका मतलब हमारी एवरेज सही नहीं है। जितनी कम वेरिएबिलिटी होगी उतना ही बेटर होगा, क्योंकि डिस्पर्जन कम से कम होना ही अच्छा माना जाता है। नाउ अब हम देखो डिस्पर्जन हम क्यों स्टडी करते हैं, ये हमने टर्म्स या पॉइंट देख लिए। जैसे कि हमने 2 डाटा लिया, एक हमारे डाटा को जब हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो वो ये शेप ले रहा है, दूसरा जो ले रहा है वो ये शेप ले रहा है। अगर हम इनके मीन मोड मीडियन की बात करें, सिर्फ मीन मोड मीडियन की स्टडी करना इनफ क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 2 डाटा से हमें सेम मीन मोड मीडियन मिले, बट इसका मतलब वो डाटा सेम है ऐसा तो नहीं होता ना। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये एग्जाम्पल लिया है कि हमने इंग्लिश के स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए और हिंदी के स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए, दोनों की एवरेज 6 आ रही थी बट मार्क्स डिफरेंट थे। तो इसका मतलब डाटा तो डिफरेंट है, और उस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस डिफरेंस की स्टडी करने के लिए ही हम डिस्पर्जन की स्टडी करते हैं। जैसे हमने क्या लिया कि ये हमारे स्टूडेंट है 1, 2, 3, 4, 5, ये उनके हिंदी के मार्क्स हैं और ये उनके इंग्लिश के मार्क्स हैं। तो इंग्लिश के मार्क्स में हमने लिया था 10, 5, 5, 8, 2। अगर इनका टोटल किया तो 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6 क्या आ गई, एवरेज आ गई। ऐसे ही अगर हम हिंदी के मार्क्स की करें तो मानो इनके मार्क्स हैं 8, 8, 8, 6 और 0, ये इनके मार्क्स हैं। तो इनका जब हमने टोटल किया वो भी आया 30 डिवाइड किया 5 से हो गया 6। तो एवरेज इसकी भी 6 है और इसकी भी 6 है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे दोनों डाटा सेम है? नहीं, डाटा सेम नहीं है, सिर्फ एवरेज सेम है। तो एवरेज से हमें ये पता चल जाता है कि उनका सेंट्रल पॉइंट क्या है, बट डाटा में कितनी वेरिएबिलिटी है ये पता नहीं चलती। और डाटा की वेरिएबिलिटी की स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिस्पर्जन को निकालना पड़ता है, डिस्पर्जन की स्टडी करनी पड़ती है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि डाटा में कितना डिफरेंस है, इसलिए हम डिस्पर्जन की स्टडी करते हैं। हम एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो ये हमारी सीरीज़ है, सीरीज़ A, B एंड C। अब देखो 100, 100, 100 ये हम कोई भी चीज़ लेके चल सकते हैं कि मान लो ये हमारे कोई क्रिकेट प्लेयर्स हैं A, B, C, D, E। अब इनके हर एक मैच में ईयर के वाइज कर लो। ये हमारी जो सीरीज़ 1 है वो हमारी 2019, ये 2020 और ये 2021, इसमें हमने स्कोर देखा। तो इसमें तो क्या किया उन्होंने, लगातार सेंचुरी 5 बार, उसके बाद 100, 105, 102, 103 एंड 90। और 2021 में क्या किया, पहले मैच में सिर्फ 1 रन बना पाए, देन 489, देन 2, 3 एंड 5। अब अगर इन सबका टोटल करते हैं, क्योंकि अगर हम इनका मीन निकालते हैं तो टोटल सबका 500 आ रहा है। और 500 को जब हम 5 उससे डिवाइड करेंगे कि हमने डाटा जो है वो सिर्फ 5 मैचेस का ले रखा है, तो जब हमने 5 से डिवाइड किया तो सबकी एवरेज भी 100 आ गई। तो सबकी एवरेज क्या है, 100 है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि जो हमारा प्लेयर है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट है, यानी कि जैसा वो पहले परफॉर्म करता था वो आज भी वैसा ही परफॉर्म करता है। इसका मतलब क्या है कि जैसा उसने 2019 में परफॉर्म किया, 20 में भी वैसा ही किया और 21 में भी वैसा ही कर रहा है, क्योंकि उसकी एवरेज जो है वो सेम आ रही है। एवरेज रन यहाँ भी
भी 100 थे, यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है, बट क्या ये सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप खुद देखो कि एक बार तो वो लगातार सेंचुरी मार रहा था, उसके बाद उसने थोड़ा ऊपर नीचे हुआ और अब तो सिर्फ एक मैच में अच्छा किया, बाकी सब मैच में तो बहुत कम रन बना के वो आउट हो गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो प्लेयर है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, बिकॉज डाटा के अंदर वेरिएबिलिटी है। और ये हमें कैसे पता चला? जब हमने डिस्पर्जन की स्टडी की। इसीलिए डिस्पर्जन की स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें डिस्पर्जन निकालनी है तो वो हम कैसे निकालते हैं? जैसे हमारे पास एवरेज है 100, तो 100 को हम क्या करेंगे? देखो, डिस्पर्जन का मीनिंग ही क्या है कि जो हमारा सारा डाटा है उसमें जो सेंट्रल पॉइंट है उससे जो बाकी डाटा है, ये मान लो बाकी डाटा है, वो कितनी दूरी पर है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, उनका कितना फैलाव है, कितना वेरिएशन है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। तो सेंट्रल डाटा हमारा क्या है? 100 को अब हम क्या करेंगे? बाकी जो हमारा डाटा है उससे माइनस कर देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि डिफरेंस कितना है या वेरिएबिलिटी कितनी है। तो 100 को 100 से जब हमने माइनस किया तो यहाँ तो हमारा वेरिएशन कितना है? 0 रह गया। यहाँ पे जब हमने माइनस किया तो 100 को 100 से माइनस किया 0, इधर क्या आ जाएगा? 5, इधर 2, इधर 3 और इधर 10। तो ये टोटल कितनी हो गई? 20 का डिस्पर्जन है। और यहाँ कितने का? यहाँ 99, देन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 389, यहाँ पे 98, 97, 95, तो टोटल 690 का डिस्पर्जन। तो सबसे ज़्यादा डिस्पर्जन कहाँ है? जो हमारा ईयर 2021 है, सीरीज़ जो 3rd है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा डिस्पर्जन है, यानी कि एवरेज से सबसे ज़्यादा दूरी पर है। तो डिस्पर्जन को स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम अपने डाटा को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें और उसी के बेस पे अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो जब भी हम डिस्पर्जन की स्टडी करते हैं तो उसके 2 मेजर्स होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर। अब इनके बीच में एक मिनिमम सा डिफरेंस है, वो आपको क्लियर होना चाहिए, बाकी दोनों सेम है। एब्सोल्यूट मेजर क्या करता है? प्रोवाइड रिजल्ट ऑफ डिस्पर्जन विच इज सिमिलर टू द कलेक्टेड डाटा यूनिट एंड नेचर, वी कैन नॉट कंपेयर डिफरेंट यूनिट ऑफ द डिस्पर्जन। यानी कि जब हम इसमें डिस्पर्जन निकालते हैं तो सेम यूनिट की बात करते हैं, कि हम केजेस का केजी के साथ ही डिफरेंस निकाल रहे हैं, वेट का जो हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेट को कंपेयर कर रहे हैं एक पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ, तो सिर्फ उसी सेम यूनिट में कर सकते हैं। आप क्या है, केजी के साथ कभी भी लीटर को कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो जो उनकी यूनिट है, यानी कि केजी जो है, लीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, ये सब क्या है? यूनिट अटैच होती हैं। तो जो सेम यूनिट पे डील करता है, यानी कि जो हमें डिफरेंस बताएगा, दो चीज़ों के बीच में जो हमें डिफरेंस बताएगा, डाटा और उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो सेम यूनिट के होंगे, तो उसके अंदर हम सिर्फ एब्सोल्यूट की स्टडी कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा डाटा है, ये सेंट्रल पॉइंट है, इसके साथ हमें अगर डिस्पर्जन निकालना है तो ये क्या होनी चाहिए? सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर सारा डाटा केजी में हो, अगर वो केजी में है तो किलोग्राम्स में हो, अगर वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हो, एक भी डाटा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, तभी हम एब्सोल्यूट मेजर लगा सकते हैं। बट रिलेटिव मेजर्स क्या है? वो हमें छूट प्रोवाइड करता है, यानी कि एक फ्रीडम प्रोवाइड कराता है, जिसके अंदर वो क्या करता है? अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के थ्रू इन यूनिट को रिमूव कर देता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक जो डाटा है वो केजी में है और दूसरा डाटा अगर सेंटीमीटर में है, तो ये जो डाटा है फॉर एग्जांपल ये एक्स है और ये वाई है, तो वो इनकी यूनिट को हटा देता है। तो अब हम एक्स एंड वाई को एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं रिलेटिव मेजर के अंदर। बट अगर एब्सोल्यूट मेजर होता तो हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी यूनिट क्या है? अलग अलग है। एब्सोल्यूट मेजर में हम तभी डिस्पर्जन स्टडी कर सकते हैं, तभी डिस्पर्जन को अप्लाई कर सकते हैं, जब दोनों यूनिट, दोनों हर चीज़ का डाटा क्या हो? सेम हो, उनकी यूनिट क्या है? सेम हो। केजी है तो केजी हो, सबका वेट में अगर आप वेट करें तो जैसे केजी है तो केजी हो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो, सेम यूनिट होती है, तो हम एब्सोल्यूट को यूज़ करते हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग यूनिट है, आपको केजी के साथ कुछ लीटर का कंपेयर करना है, तो उस टाइम पे आप एब्सोल्यूट मेजर को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कंडीशन है कि ये तभी अप्लाई होता है जब सिमिलर यूनिट्स होती हैं। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? रिलेटिव मेजर को यूज़ करोगे, क्योंकि इसके अंदर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के थ्रू हमने क्या किया है? यूनिट्स को रिमूव कर दिया है और हम ईजिली एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जब हम एब्सोल्यूट मेजर की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी? रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड वेरिएशन। ये देखो हमने 5 मेजर्स किए थे ना, कि इन्हीं 5 मेजर से हम डिस्पर्जन निकालते हैं। तो ये तो है एब्सोल्यूट, जहाँ पे हमारी क्या रहेंगी? यूनिट सेम रहेंगी। बट अगर हमने यूनिट को रिमूव कर देना है तो भी हमारे यही रहेंगे, बस इनके आगे क्या लग जाएगा? कोफिशिएंट। क्योंकि हमने क्या बोला था? रिलेटिव क्या करता है? किसी एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट को यूज़ करके यूनिट को रिमूव कर देता है। तो वो एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट क्या है? कोफिशिएंट। जहाँ
कोफिशिएंट लग जाता है वहाँ समझ जाओ कि जो उसका जितनी भी यूनिट है वो रिमूव हो चुकी हैं, अब वो ईजिली कंपेरेबल है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ रेंज है तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ये वेरिएशन है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन का दोनों का सेम कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन का कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एब्सोल्यूट जब सेम यूनिट होती है, रिलेटिव जब हम यूनिट रिमूव कर देते हैं, और वो कैसे होते हैं, जैसे हम कोफिशिएंट लगा देते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड। तो हमारा पहला मेथड क्या होता है डिस्पर्जन निकालने का, रेंज। रेंज कुछ नहीं है, सिंपल सी है कि हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। रेंज का मतलब क्या होता है, जैसे बीच का पॉइंट, आप ये नहीं बोलते आप अपनी रेंज बताओ। आप कोई कार खरीदने गए तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी क्या रेंज है, तो आप बोलते हो भाई 2 से 10 लाख के बीच में हमें कोई कार चाहिए। तो ये आपने क्या बता दी, एक रेंज बता दी। तो रेंज के अंदर क्या होता है, एक मिनिमम वैल्यू भी होती है और एक मैक्सिमम वैल्यू भी होती है। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं वो हमारी क्या होती है, रेंज। अब हमने क्या किया, ये तो हमारा एब्सोल्यूट के लिए होता है, स्मॉलेस्ट और जो लोवेस्ट और जो हाईएस्ट है ना उसका डिफरेंस यहाँ थोड़ा चेंज कर लेना, यहाँ एक आएगा हाईएस्ट और एक आएगा स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट का जो डिफरेंस होता है वो हमारी एब्सोल्यूट होती है। बट अगर हमें रिलेटिव का निकालना हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलेगा, जो हमारा हाईएस्ट है उसमें से स्मॉलेस्ट को माइनस करके नीचे हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट करके, इससे जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। और ये हमारा पहला मेथड है डिस्पर्जन को निकालने का। तो एज वी स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर कि हमने क्या देखा था, 3 चीजें होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज क्या है कि सिंपल आपको डाटा दे रखा है, एक्स है 1 2 3 4 5, मान लो ये आपको एक्स दे रखा है। तो ये एक्स के अंदर अगर आपको रेंज निकालनी है तो कैसे निकालोगे, सबसे बड़ा क्या है 5, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, लोवेस्ट कितना है 1, तो ये हमारी क्या होगी 4, हमारी क्या हो गई डिस्पर्जन आ गया, रेंज हो गया, ठीक है। और अगर हमें कोफिशिएंट निकालना है तो वो कैसे निकलता है, सबसे पहले हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट यानी कि 5 - 1 और 5 + 1, तो इधर क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 6 और 2 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका क्या आ गया कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डिस्पर्जन निकाल सकते हो। बेसिकली इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन किस किस तरीके से निकाला जा सकता है, उनके क्या फॉर्मूले होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो हमने देख लिया कि इंडिविजुअल सीरीज में रेंज कैसे निकलती है। अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो डिस्क्रीट सीरीज की स्पेशलिटी क्या होती है कि इसके अंदर हमें क्या दे रखी होती है, फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम रेंज कैसे निकालेंगे, जैसे ये हमारा एक्स गिवन है 1 2 3 4 5, देन ये हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है कि 5 10 15 10 8, ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इसके अंदर भी डिस्क्रीट सीरीज के जैसे हम इंडिविजुअल सीरीज में करते हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को देख लेंगे। फ्रीक्वेंसी कौन सी सबसे बड़ी है, ये हमारी है 15, और सबसे छोटी कौन सी है 5। तो इसी के अंदर भी सेम वही फॉर्मूला लगा के, बट इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को, फ्रीक्वेंसी के थ्रू, और उनके डिफरेंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी रेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, तो 3 इसके आगे एक्स है ना, और सबसे छोटी है 5, तो 3 - 1 = 2, ये हमारी क्या हो गई रेंज। तो इसके अंदर आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी के थ्रू आइडेंटिफाई करते हो। देन कंटिन्यूअस सीरीज, जैसे इंडिविजुअल सीरीज में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, डिस्क्रीट सीरीज की स्पेशलिटी क्या है कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज की स्पेशलिटी क्या है कि उसके अंदर हमें क्लास इंटरवल गिवन होते हैं। क्लास इंटरवल यानी कि जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, तो इसमें तो काफ़ी ईजी है निकालना। इसमें निकालने के लिए आप क्या करोगे, जैसे आपको क्लास इंटरवल गिवन है एक्स की फॉर्म में 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ये आपको क्लास इंटरवल गिवन है कि ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और स्टूडेंट कितने स्टूडेंट्स के वो उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है कि 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके इसके बीच में मार्क्स आ रहे हैं, 5 ऐसे हैं जिनके मार्क्स 5 से 10 के बीच में हैं, और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से 15 के बीच में हैं। तो अगर इसके अंदर आपको रेंज निकालनी है तो फॉर्मूला वही रहेगा, हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो रेंज कैसे निकलेगी, हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो हमारी पहली क्लास इंटरवल है, जो सबसे छोटी क्लास इंटरवल है उसका लोवेस्ट पॉइंट ले लेंगे, और जो सबसे बड़ी क्लास इंटरवल है उसका हाईएस्ट पॉइंट ले लेंगे। या फिर सिंपली आप ये बोलो कि जितनी भी क्लास इंटरवल्स आपको गिवन है उसमें से सबसे लोवेस्ट और सबसे हाईएस्ट पॉइंट ले लेंगे, और उसके थ्रू क्या करेंगे, रेंज निकालेंगे। तो 15 - 0 = 15 हमारी क्या आ जाएगी, क्लास रेंज आ जाएगी। अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो क्या हो जाएगा, 15 - 0 डिवाइडेड बाई 15 + 0, तो 15 डिवाइडेड बाई 15 ये 1, देन ये हमारा क्या आ गया, रेंज आ गई। तो रेंज निकालना आपको क्लियर हो गया कि रेंज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि स्मॉलेस्ट या फिर हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अगर कोफिशिएंट निकालना है तो हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। इसको आप इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में निकाल सकते हो।
नाउ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है रेंज निकालने की, कि अगर आपने अभी देखा रेंज का फॉर्मूला कितना इजी है, तो इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल टू कैलकुलेट है, बहुत कम टाइम लगता है कि आपको एक सबसे बड़ी वैल्यू ले लेनी है, एक सबसे छोटी वैल्यू ले लेनी है, उनका डिफरेंस निकालो और आपकी रेंज निकल आई, तो बहुत कम टाइम लेती है। और इससे आप क्या करते हो, ज़्यादातर ये कब यूज़ की जाती है, जैसे जब आपको क्वालिटीज़ चेक करनी होती है, जैसे क्वालिटी नहीं फिट कर दी जाती है, जैसे आप क्रिकेट बॉल की देखो तो आपने देखा होगा कि एम्पायर के पास क्या होता है, एक इस टाइप का ऐसे ऐसे एक इक्विपमेंट टाइप होता है जिसके अंदर वो बॉल को डाल के देखते हैं। तो ये जो चीज़ है कि अगर इसके अंदर से बॉल निकल जाती है, इसका मतलब बॉल की क्वालिटी सही है, लेकिन अगर वो नहीं निकल पाती तो बॉल चेंज हो जाती है। सो ये जो चेंज है ये क्या डिफाइन कर रही है, हमारी रेंज, यानी कि अगर इस रेंज के अंदर वो आ रही है तो इसका मतलब वो सही है। तो ये हमें क्या करती है, ज़्यादातर क्वालिटिव मेजर्स पे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट रेंज की डिसएडवांटेजेस क्या है, रेंज कैन नॉट टेल अस अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द टू एक्सट्रीम वैल्यूज़, की हम सिर्फ दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे फोकस करके रह जाते हैं, बीच के किसी वैल्यूज़ पे उतना फोकस नहीं करते। इसका मतलब ये सारी वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड नहीं है। और हमने क्या देखा था कि एक अच्छा मेजर वही होता है जो सभी वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड हो, जो सब चीज़ों को कंसिडर करे, लेकिन ये सबको तो कंसिडर नहीं कर रहा ना, सिर्फ हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट को इंपॉर्टेंस दे रहा है, बीच में जो है उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए एक अच्छा और रिलायबल मेजर नहीं माना जाता। और इसको हम ओपन एंड सीरीज में तो यूज़ ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपकी सीरीज है बिलो 15, अब हमें क्या पता 15 से कितना छोटा है, इसलिए हम जो स्मॉलेस्ट पॉइंट है वो ले ही नहीं पाएंगे, तो ओपन एंड सीरीज में हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो मेजर आता है, सबसे पहला हमने किया रेंज, जिसके अंदर रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज किया। नाउ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी, देखो मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अगर हम सीक्वेंस में चल रहे हैं तभी आपके लिए वो ईजी होता है कि आप नए लेक्चर को अच्छे से समझ सकते हो। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको मीडियन निकालना आता होगा, मीडियन अगर आपको निकालना आता है तभी आप क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हो। सो क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, जैसे मीडियन में हम क्या करते थे कि ये हमारा डाटा है, इसे जो दो पार्ट में डिवाइड कर देता है वो हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। और जब हमारे डाटा को कोई चार पार्ट में डिवाइड कर देता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल। क्वार्टाइल क्या होते हैं, जो चार पार्ट में डाटा को डिवाइड कर देते हैं। सो इट इज़ इन दिस वे वी डिवाइड द डाटा इनटू 4 पार्ट्स एंड ईच ऑफ द पार्ट कंटेन 25%, यानी कि ये जो हमारा डाटा है अगर हमने इसे चार पार्ट में डिवाइड किया है तो हर पार्ट 25% को कंसिडर करेगा, इसका मतलब हर एक पार्ट एक दूसरे से इक्वल होता है। और इनके थ्रू जब हम डेविएशन निकालते हैं दैट इज़ क्वार्टाइल डेविएशन। तो अगर आपको मीडियन निकालना आता है तभी आप इसे निकाल सकते हो। देखो मीडियन हम कैसे निकाल रहे थे, इंडिविजुअल सीरीज में अगर हमें मीडियन निकालना था तो हम क्या करे थे, n+1 डिवाइडेड बाय 2 TH आइटम, ये फॉर्मूला हमने लगाया था। अब मैं हर एक एग्जाम्पल के साथ उसे दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, वरना ये ऐसा हो जाएगा कि मैंने पुराने वाला लेक्चर ही दोबारा लिया है। तो आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हम उसे कैसे निकालते हैं। मैं सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में एक बार बता देती हूँ। जैसे हमने x मिला हुआ है हमें 5, 10, 10, 5 एंड 5, ये मान लो हमारे पास x गिवन है, तो इसका टोटल कितना हो गया 25। तो जब भी हम मीडियन निकालते हैं पहला स्टेप हम क्या करते हैं कि हम उसे अरेंज करते हैं किस चीज़ में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो वो कैसे होगा, 5, 5, 5, 10 एंड 10। अगर इसका मीडियन हमें निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2 TH आइटम। तो n क्या होता है, नंबर। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 आइटम्स हैं, तो 5+1 कितना हो गया 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू थर्ड आइटम। तो थर्ड आइटम कौन सा है, 1, 2, 3, 5 क्या है, मीडियन है। इस तरीके से हम मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन मैंने बोला था कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए हम क्या करते हैं उसे n+1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। लेकिन जब क्वार्टाइल डेविएशन की हम बात करते हैं तो क्वार्टाइल तो 2 की जगह किस में डिवाइड करता है, 4 में डिवाइड करता है। तो यहाँ 2 को किस चीज़ से रिप्लेस कर देंगे, 4 से रिप्लेस कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, n+1 डिवाइडेड बाई 4 TH आइटम, इससे हम क्या निकाल लेते हैं, अपना क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल निकाल लेते हैं। और क्वार्टाइल निकालने के बाद हम क्या करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लेते हैं। क्वार्टाइल हमेशा याद रखना क्योंकि वो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो क्वार्टाइल भी हमारे पास 4 होते हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। अगर आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, फॉर एग्जाम्पल आपको Q1 निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2 मत लिख देना 4, क्योंकि क्वार्टाइल 4 में डिवाइड होता है TH आइटम। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, अपना क्वार्टाइल 1 निकाल सकते हो। बट अगर आपको बोला गया हो कि Q3 निकालो तो वो आप कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूला रहेगा, n+1 डिवाइडेड बाई 4 TH आइटम, बस ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हमें 4 क्वार्टाइल निकालना होता तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाता, 2 निकालना होता तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। सो इंडिविजुअल सीरीज का एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि हमें x गिवन है 10, 5, 2, 8,
5, ये हमें क्या गिवन है, x गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, 2, 5, 5, 8 और 10। अब हमें निकालना है Q3 एंड Q1। ये एग्जांपल मैं ले रही हूँ, आगे आपको मीडियन आता होगा तो आप उससे अपने आप कर सकते हो। सो Q1 आपको निकालना है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाय 4 TH आइटम। तो n हमारे कितने हैं, 5 + 1 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 4 TH आइटम। तो 6 3 से, ये 2 से, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 TH आइटम। जो भी आपका पॉइंट आता है उस चीज़ से आप क्या कर सकते हो, Q1 निकल आएगा, इसको डिवाइड कर लेना। देन Q3 आपको निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, Q3 निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी ये आया हुआ है यानी कि 5 + 1 डिवाइडेड बाय 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 5 + 1 क्या आ रहा था हमारा, 6 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि हमारा 3 डिवाइडेड बाय 2, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 3 से, क्योंकि Q3 निकालना है। तो 9 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा क्या आ जाएगा, Q3 आ जाएगा। इस तरीके से हम Q1 और Q3 निकाल लेंगे, और उनका जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है। तो सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए आपको क्वार्टाइल निकालने आने चाहिए, और क्वार्टाइल निकालने के लिए आपको मीडियन निकालना आना चाहिए। अगर मीडियन आता है ना, तो सिंपल सी बात है, क्वार्टाइल सिर्फ उसका 4th पार्ट है, कि मीडियन को जहाँ हम 2 ले रहे हैं ना, वहाँ क्वार्टाइल में सिर्फ 4 लेना है। अब मैं फॉर्मूले बता देती हूँ। इंडिविजुअल सीरीज तो मैंने आपको बता दी कि अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो मीडियन कैसे निकलता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2 TH आइटम। तो क्वार्टाइल कैसे निकलेगा, n+1 डिवाइडेड बाय 4 TH आइटम। अगर 3 निकालना है तो यहाँ 3 लग जाएगा, 2 निकालना है तो 2 लग जाएगा। ऐसे ही डिस्क्रीट सीरीज है, तो डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे निकालते थे कि हम CF की हेल्प से निकालते थे। जो भी हमारी CF होती थी, CF हमारी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम मीडियन निकालते थे। यहाँ पे भी हम वही करेंगे। उसमें हम क्या करते थे, सीधा n डिवाइडेड बाय 2 करते थे। जो हमारा आता था उसको हम CF के अंदर ढूंढते थे, और उसके बेस पे हम अपना मीडियन निकालते थे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें डिस्क्रीट सीरीज में निकालने के लिए n डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 4, क्योंकि क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन है। अगर Q3 निकालना होगा तो इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जो इसका रिजल्ट आता है उसको हम क्या करेंगे, CF के अंदर ढूंढेंगे, यानी कि अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ढूंढ के, और उसके सामने वाला जो x की वैल्यू होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। सो इंडिविजुअल सीरीज हो गई, डिस्क्रीट सीरीज हो गई। अब हमारी होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर हम क्या करते थे, L1 n डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में I, ये फॉर्मूला हम लगाते थे। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा क्वार्टाइल है तो इसका मतलब क्या है, 2 की जगह क्या हो जाएगा, 4, n डिवाइडेड बाय 4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू में I। सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको Q3 बोला हो तो ये n डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 2 बोला हो तो Q इसे क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल से फॉर्मूले हैं क्वार्टाइल्स को निकालने के। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, बिकॉज मैं इन्हें रिपीट नहीं कर रही। पिछले में हमने विद एग्जाम्पल्स मीडियन को स्टडी किया है, तो वहाँ से आप मीडियन को देख लियो, और वहाँ उसका डिट्टो आपका क्वार्टाइल डेविएशन होता है। सो आपको उससे समझ आ जाएगा। अगर अब आप ये फॉर्मूले देख लो कि क्वार्टाइल डेविएशन निकाला कैसे जाता है, तो क्वार्टाइल्स निकालने आ गए, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। अब क्वार्टाइल डेविएशन क्या करता है, सिर्फ 2 चीज़ों को ही देखता है, Q1 को और Q3 को, इन्हीं पे फोकस करता है। तो अगर ये 25, 25, 25, 25% है, हमने बोला था ना कि क्वार्टाइल क्या करता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है और चारों पार्ट्स इक्वल होंगे। तो इसका मतलब वो सिर्फ 50% को ही कंसिडर कर रहा है, बचे हुए 50% पार्ट को कंसिडर नहीं कर रहा है। तो अगर हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं तो वो कैसे निकलेगा, Q3 जो आपने निकाला है माइनस कर दो Q1 डिवाइडेड बाय 2, आपका क्या आ गया, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन ये किस में होता है, एब्सोल्यूट में। बट अगर आपको किस में करना है, रिलेटिव में करना है, तो क्या निकालना होता है, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव में, या फिर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो अभी तक हमने क्या किया कि हमारा डिस्पर्जन क्या होता है, हम उसे क्यों कंप्यूट करते हैं, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या क्या उसके मेथड्स होते हैं। पहला मेथड रेंज हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर रेंज भी हमने डिस्कस किया और कोफिशिएंट भी डिस्कस किया। देन क्वार्टाइल डेविएशन और उसका कोफिशिएंट। क्वार्टाइल डेविएशन में क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं ये भी हमने डिस्कस किया, फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो आप एक बार मीडियन की वीडियो जाके देख लो, जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी पे बना रखी है, आपको तभी क्लियर हो जाएगा कि क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं। देन अगर हमारा क्वार्टाइल डेविएशन देखो, जो मैंने अभी बताया वही रिपीट हो रहा है कि क्वार्टाइल डेविएशन को अगर हमें इंडिविजुअल सीरीज में निकालना है तो सिंपल सी बात है, n+1 डिवाइडेड बाय 4। वहां हम क्या करते थे, 2 को करते थे, तो यहाँ क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। अगर Q3 निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई, 2 निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम। सिमिलरली कंटिन्यूअस सीरीज का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, जो अभी मैंने फॉर्मूला बोला था कि क्या होता है, L1 प्लस
n डिवाइडेड बाय 4 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू में आई। इससे आप क्या निकाल सकते हो, अपना क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हो। तो तीनों सीरीज में आप अपना क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हो वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब क्या एडवांटेजेस हैं क्वार्टाइल की और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि रेंज अगर एक मेजर था तो हम क्वार्टाइल पे क्यों आए। जैसे हम आगे आगे बढ़ रहे हैं ना तो मेजर्स अच्छे होते जा रहे हैं, यानी कि रेंज सबसे वीक मेजर है डिस्पर्जन को निकालने का, क्योंकि वो सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यू को कंसिडर करते हैं, यानी कि सबसे लोवेस्ट को और सबसे हाईएस्ट को, बीच की वाली को फोकस ही नहीं करता। बट क्वार्टाइल डेविएशन उससे तो बेटर है, एटलीस्ट 50% को तो कंसिडर कर रहा है। तो क्वार्टाइल डेविएशन के एडवांटेजेस क्या हो जाएंगी कि ये हमारी रेंज से बेटर माना जाता है, क्योंकि ये 50% को कंसिडर करता है। ईजी टू अंडरस्टैंड है एंड सिंपल टू कैलकुलेट है, क्योंकि जैसे मीडियन एक बार निकालना आ गया उसके लिए क्वार्टाइल निकालने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि सिर्फ 50% को ही कंसिडर कर रहा है, बचा हुआ 50% तो अब भी रह ही गया। और ये पोजिशनल मेजर है, क्योंकि मीडियन की जब हमने देखा था, मीडियन को डिस्कस किया था, तभी हमें पता चल गया था कि मीडियन को हम फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए इतना यूज़ नहीं करते हैं, तो क्योंकि वो हमारा एक पोजिशनल मेजर है, तो ये भी हमारा मीडियन की तरह ही निकलता है, तो ये भी पोजिशनल मेजर हुआ। तो इसका मतलब ये भी फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में उतना यूज़ नहीं किया जाता, और ये भी हमारा एक ट्रू मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है। नाउ अब हमने क्या किया, देखो हम डिस्पर्जन को मैनेज करते हैं, उसे कैसे वर्क करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने रेंज निकाली, फिर हमने सोचा कि रेंज तो सिर्फ बड़ी बड़ी लिमिट्स को ही देख रहा है, बीच वाली को तो वैल्यू ही नहीं कर रहा, तो हमने सोचा क्वार्टाइल डेविएशन, हम क्वार्टाइल डेविएशन को लेके आए। बट फिर देखा क्वार्टाइल डेविएशन तो सिर्फ 50% को कंसिडर कर रहा है, बचे हुए 50% को तो कंसिडर कर ही नहीं रहा। तो फिर हमने क्या निकाला, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन क्या है, उनसे बेटर है, ये उनको और इंप्रूव कर देता है। मीन डेविएशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द डाटा फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी। कि मेन डेविएशन आप निकालते हो तो उसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स बार। ये जो मैं बाहर लगा रही हूँ इसका मतलब है कि हम प्लस माइनस के साइन को इग्नोर कर देंगे, तो समीशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, ये हमारा क्या होता है, मीन डेविएशन। सिंपल सा फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। x का मतलब क्या है, जो भी आपको वैल्यूज गिवन होंगी। x बार हम किसको यूज करते हैं, किस चीज़ के लिए डिनोट करते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो किस चीज़ को डिनोट करते हैं। x बार का मतलब होता है मीन। तो जब हम अपने x में से x माइनस को माइनस x बार माइनस को माइनस कर देते हैं, डिवाइड करते हैं n से कि हमारे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, वो हमारा क्या होता है, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन एक तरीके से हमें क्या बताता है, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, यानी कि x माइनस एक्स बार एक एब्सोल्यूट डेविएशन है, उसकी भी एवरेज। एवरेज कब निकलती है, जब हम उस चीज़ को किसी चीज़ से डिवाइड कर देते हैं। तो n से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारी एवरेज है एब्सोल्यूट डेविएशन की, उसको हम क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन को हम, ये हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा डिस्पर्जन मेजर है जिसे हम मीन से, मीडियन से और मोड से, तीनों से निकाल सकते हैं, तो वो है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को आप मीन से, मोड से एंड मीडियन से, तीनों से निकाल सकते हो। जैसे ये फॉर्मूला मैंने बोला x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, इसके प्लस माइनस साइन को इग्नोर करना, तो ये x बार तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे मीन को। अगर हम इसे मोड से निकालते तो x माइनस जो भी हमारा मोड है डिवाइडेड बाय n, अगर मीडियन से निकालते तो x माइनस m डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे मीडियन है और ये मोड है, आप z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो इस तरीके से आप क्या करते हो, अपने मीन मोड मीडियन से, मीन मोड मीडियन से क्या निकाल सकते हो, अपने मीन डेविएशन को निकाल सकते हो। अगर आपका केस है कि आपके पास क्या दे रखी है, डिस्क्रीट सीरीज़ है, और डिस्क्रीट सीरीज़ की स्पेशलिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो अगर ऐसी सीरीज़ है तो उस टाइम पे फॉर्मूला क्या रहेगा, पहले बेसिक फॉर्मूला लिख लेना चाहिए अपना, x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, ये आपका क्या है, बेसिक फॉर्मूला है ना। अब इसमें आप क्या कर दोगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप उसको क्या करोगे, सिंपल फ्रीक्वेंसी से ऐड कर दोगी। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, फिर से बता रही हूँ, जहाँ डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है, जहाँ भी आपको फ्रीक्वेंसी दिख गई ना, वहाँ ये समझ लो कि n किसके इक्वल है, सब्मिशन f के इक्वल है। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा उसी को हम n बोलेंगे। तो अगर हम डिस्क्रीट सीरीज में निकाल रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी के टोटल को ही n बोलेंगे, और इस तरीके से हम मीन डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अगर हमें स्टेप्स पूछे गए हो तो उसके स्टेप्स क्या हैं कि सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी को निकालो। अगर आप मीन से निकालना चाहते हो तो मीन को निकालो, मोड से निकालना चाहते हो तो मोड को निकालो, मीडियन से निकालना चाहते हो तो मीडियन को निकालो। जो भी सेंट्रल टेंडेंसी आप यूज़ करना चाहते हो डेविएशन को निकालने के लिए, पहले उसे निकालो। फिर जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल कि मीन से निकाल रहे हो तो एक्स बार आपने निकाल लिया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो आपको ये एक्स गिवन है उसमें से क्या करो, एक्स बार को माइनस करो। तो एक कॉलम बनाओ एक्स माइनस एक्स बार का, उस कॉलम को निकाल लो। उसके यहाँ क्या होना चाहिए, उसके प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर दो। तो क्या करो, कैलकुलेट द डेविएशन फ्रॉम द, उसके उसमें कितना भी डेविएशन है उसको आइडेंटिफाई कर लो। जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको एक्स गिवन है 1 2 3 4 5 और आपका मान लो एक्स बार आया है 3,
हम सिर्फ एज्यूम करके चल रहे हैं। तो अगला कॉलम, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 2 3 1 5। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ये किस चीज़ का मतलब है, क्या इंडिकेट करता है कि डिस्क्रीट सीरीज है। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या होता है कि आप क्या करो, सेंट्रल टेंडेंसी कंप्यूट करो। तो सेंट्रल टेंडेंसी हमने क्या निकालनी, मान लो 3 निकाल ली। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसका डेविएशन निकालो, x माइनस एक्स बार निकालो। तो ये आपका x है, ये आपका x बार है। तो 1 माइनस 3, 2 माइनस 3, 3 माइनस 3, 4 माइनस 3 और 5 माइनस 3, ये निकाल लो। ये कितना आ गया 2, ये 1, ये 0, ये 1, ये 2, ये आपका क्या आ गया, x माइनस एक्स बार आ गया। अब x माइनस एक्स बार अगर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती ना तो सिंपल इसके टोटल को हम n से डिवाइड कर देते, बट फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है तो नेक्स्ट कॉलम हम क्या बनाएंगे, f x माइनस एक्स बार, यानी कि ये जो x माइनस एक्स बार आया हुआ है इसे हम f से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका जो टोटल आएगा उसको हम क्या करेंगे, समीशन f से डिवाइड करेंगे अपने मीन डेविएशन को निकालने के लिए, और हमारा मीन डेविएशन निकल आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि सेंट्रल टेंडेंसी निकाली, उसके बाद उसका डिफरेंस निकाला यानी कि x माइनस एक्स बार निकाला, उसके बाद उसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो f x माइनस एक्स बार किया। अब उसका टोटल निकाल लिया कि समीशन f x माइनस एक्स बार कितना है, उसको हमने n से डिवाइड कर दिया तो हमारा मीन डेविएशन आ गया। अब क्या सिर्फ हम मीन डेविएशन काफ़ी हमारे लिए, क्योंकि मीन डेविएशन तो सिर्फ एब्सोल्यूट के लिए होगा ना, जिसमें यूनिट सेम होंगी। अगर यूनिट सेम नहीं है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें उसका कोफिशिएंट निकालना पड़ता है। ये वही फॉर्मूले हैं जो मैंने बताए हैं मीन डेविएशन के, कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है तो f x माइनस एक्स बार कर देंगे कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर मीडियन से या फिर जो आपका मोड है उससे निकालना होता है तो हम एक्स बार की जगह मीडियन या मोड को यूज़ करते हैं। लेकिन हमें कोफिशिएंट कैसे निकालना है, क्योंकि कोफिशिएंट ही तो रिलेटिव मेजर्स के लिए यूज़ होता है। तो कोफिशिएंट निकालना इसमें काफ़ी इजी है कि अगर आप मीन से निकाल रहे हो, मीन डेविएशन अगर आपने मीन से निकाला है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, जो भी आपका मीन आया था, या फिर एक्स बार भी आप लिख सकते हो। अगर आपने मीडियन से निकाला है तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन, अगर आपने मोड से निकाला है तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मोड। काफ़ी सिंपल है, जिससे निकाला है उसी को मीन डेविएशन से जब डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये भी ईजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड है, हर एक आइटम पे बेस्ड है, 50-60% ऐसा कुछ नहीं है, 100% सभी आइटम को कंसिडर करता है और एक्सट्रीम वैल्यू से कम अफेक्ट होता है, क्योंकि ये मीडियन से भी, मतलब इसको हम मीडियन से भी निकाल सकते हैं। तो मीडियन का केस होता है ना कि वो एक्सट्रीम वैल्यू से कम अफेक्ट होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि हम एल्जेब्रिक साइन को इग्नोर कर रहे हैं। हमने बार बार बोला कि ये जो फॉर्मूला है इसमें ये जो चीज़ें इंडिकेट करी हैं, ये जो 2 लाइन इंडिकेट करी हैं, क्या इंडिकेट करी हैं कि हम प्लस माइनस साइन को इग्नोर करेंगे। तो क्या मैथ सही निकलता है जब हम इनको इग्नोर कर देते हैं? तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है कि एल्जेब्रिक साइन को इग्नोर करता है, इसीलिए इसको इतना फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में यूज़ नहीं किया जाता और स्टैंडर्ड डेविएशन से इसे कम पॉपुलर माना जाता है। नाउ द लास्ट थिंग इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। इन दोनों को मैंने इकट्ठा क्यों लिखा, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है और इसीलिए इनका कोफिशिएंट भी क्या होता है, सेम होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। जैसे रेंज का कोफिशिएंट अलग था, रेंज कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट अलग, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। बट स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का कोफिशिएंट सेम, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। अगर आपको वेरिएंस निकालना आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपने आप निकालना आ जाएगा। अगर इस चीज़ को हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आए हैं उसके स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। तो वेरिएंस कैसे निकाला जाता है? समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये हमारा किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया, वेरिएंस का। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होगा, समीशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब अगर मैंने क्या बोला था कि जो वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है और वेरिएंस उसका स्क्वायर है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका सिंपल सा मतलब है कि स्क्वायर रूट कट जाएगी, स्क्वायर रूट कट गया तो क्या बच गया, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, वही हमारे क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। तो काफ़ी सिंपल है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं और वेरिएंस कैसे निकालते हैं। अगर इनके स्टेप्स आपको देखने हैं तो सिंपल है, ये सिर्फ मीन से निकल सकते हैं। सिर्फ हमारा मीन डेविएशन ऐसा है जो मीन, मोड और मीडियन तीनों से निकल सकता है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिर्फ मीन से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अर्थमेटिक मीन निकालना होगा। मीन निकाल लिया, एक्स बार निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार, और इसमें भी सेम केस है, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो एफ आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एवरेज से डिवाइड कर देंगे इसका स्क्वायर करके, क्योंकि स्क्वायर्ड डिफरेंस को करना है ना। तो एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर को क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी या फिर जो भी हमारा एवरेज है वो निकाल लेंगे, एन से डिवाइड कर देंगे और उसकी स्क्वायर रूट करने पे हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और जब स्क्वायर रूट हट जाती है तो वो हमारा क्या होता है, वेरिएंस होता है। देखो
एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब एक चीज़ याद रखना, जब हमने सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा था तब हमने बोला था कि अगर हम पॉपुलेशन, जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं इसका मतलब हम सैंपल की बात करें कि ये पूरी पॉपुलेशन है। अब हम हर एक पर्सन के पास जाके उन पर स्टडी करें, ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम और कॉस्ट लगती है। तो हम क्या कर देते हैं, कुछ सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हैं जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होती है, सैंपल। अगर सैंपल है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। अगर पॉपुलेशन है इसका मतलब हर एक पर्सन के पास जाके आपने स्टडी की है, तो बस साइन चेंज हो जाएगा, यू का साइन लग जाएगा और बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। तो इतना ही डिफरेंस होता है आपकी पॉपुलेशन और सैंपल में, बाकी फॉर्मूला आपका क्या रहता है, सेम रहता है। नाउ कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का फॉर्मूला पता चल गया ना, क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट। ओके, और ये अगर हमें वेरिएंस का निकालना है तो इसका स्क्वायर हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को एक हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगी, तो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन हमारा क्या हो गया, वेरिएंस हो गया। अब इसका अगर हमें कोफिशिएंट निकालना है तो कोफिशिएंट कैसे निकलता है, जो भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया है उसको जब हम मीन से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। सो इजी है। एडवांटेजेस इसकी क्या है कि ये रिजिडली डिफाइन होता है, सभी आइटम्स पे बेस्ड है और यही फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और सबसे बेस्ट मेजर माना जाता है। बट इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन की, कि इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, कैलकुलेशन में टाइम लगता है क्योंकि पहले आपको क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार करना है, फिर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालना है, उसका स्क्वायर निकालने के बाद उसको एन से डिवाइड करना है, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ओपन एंड सीरीज में हम इसे कंप्यूट नहीं कर सकते और एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है, यानी कि जो मीन के डिसएडवांटेजेस थी वो डिसएडवांटेजेस इसके भी हो जाती हैं बिकॉज ये मीन से ही कंप्यूट किया जाता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की एक खासियत या एक स्पेशलिटी क्या है कि ये सबसे बेस्ट मेज़र माना जाता है और इसका एक रूल भी है 68, 95, 99.7 रूल, जिसका मतलब क्या है कि जब आप फर्स्ट टाइम जो निकालते हो तो उसका मतलब क्या होता है 68% चीज़ को आपने कवर कर लिया है, 68% वो आपका एक्यूरेट रिजल्ट है। देन अगर फिर से आप उसे परफॉर्म करते हो यानी कि उसके ऊपर डबल करते हो, डबल उसे परफॉर्म करते हो तो 95%, और अगर आपने 3 बार उसे कर लिया तो 100% आपका रिजल्ट जो होता है ऑलमोस्ट 100%, 99.7% एक्यूरेट आपका रिजल्ट आता है, इसलिए इसको बेस्ट मेजर बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्पर्जन का बेस्ट मेजर कौन सा होता है तो वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।